नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कल सेट का वीडियो नहीं बना पाए थे क्योंकि कल एक लाइब्रेरी ओपन हुआ है तो उसका ओपनिंग था, जिस वजह से थोड़ा सा उधर बिजी रह गए और समय नहीं मिल पाया। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं और वो वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। और एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना था कि जितने भी लोग इस एरिया में रहते, चाहे पोस्टल पार्क हो, रामकृष्णा नगर हो या फिर उधर उस साइड जो भी लोग रहते हैं, अगर आपके लिए संभव हो सके तो आप जा सकते हैं लाइब्रेरी में। नाम है लाइब्रेरी का डीके शर्मा लाइब्रेरी, मतलब समझ गए ना। तो ये है, आप में से जो लोग भी होंगे, आप जाना चाहते हैं जाइएगा, और आपके जान पहचान के जो लोग भी होंगे इस एरिया में रहते होंगे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिएगा। ओके ना। तो चलिए यार, स्टार्ट करते हैं हम लोग। का कोई धनराशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुनी हो जाती है। का 5 वर्षों में कोई राशि, ऐसे सवालों को तो आप मौखिक कर लेंगे, 2 गुना 8 गुना यानी 2 का क्यू तो 5 × 15 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बनाना चाहते हैं तो सर 5 वर्षों में कोई राशि अगर दोगुनी हो गई, 5 वर्षों में कोई राशि दोगुनी हो गई, कै गुनी हो गई? दोगुनी। तो कहा बताइए कितने वर्षों में वह धनराशि 8 गुनी हो जाएगी। देखिए, तो 2 गुनी हो गई यानी 2 के पावर 1। 8 गुनी कहने का मतलब 2 के पावर 3। 2 के पावर 1 होने में लगा है 5 साल, पावर 1 होने में लगा है कितना साल? 5 साल। यानी 5 साल लगा है, 1 होने में 5 साल, तो 3 होने में 1 यूनिट बराबर 5, तो 3 यूनिट बराबर 5 दिया 15 साल। ठीक है ना। आसान सा ही सवाल था। देखिए, का एक कुर्सी 15% लाभ पर बेची गई। यदि वह 25 रुपए अधिक पर बेची जाती तब उसका प्रतिशत लाभ 20% हो जाता। पहले 15% लाभ पर बेचा, 25 रुपए अधिक में बेचता तो लाभ 20% हो जाता। आप बताइए, पहले प्रॉफिट हो रहा था 15%, अब प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो प्रॉफिट का अंतर कितने का है? पहले 15% आपको लाभ मिल रहा था, आप 25 रुपया एक्स्ट्रा में बेचे जिसके कारण आज आपको 20% का लाभ हुआ, तो अंतर 5% का न हुआ, तो 5% का अंतर है। लेकिन रुपए में क्या रुपए का अंतर है? 25 रुपए का। तो 5% 25 रुपए, तो कहा कुर्सी का लागत मूल्य यानी 100% का वैल्यू क्या होगा? 5 का 20 गुना है तो 25 का 2 गुना पहले करिए, 50, एक जीरो और लगा दीजिए, 500 रुपया। ऑप्शन सी। ओके। देखिए, कहा एम एक दीवार को पूरा करने में एन से 60% अधिक टाइम लेता है। कहा एम जो है 60% अधिक समय में, कहा एन से 60% अधिक समय में किसी काम को पूरा करेगा। एम और एन के टाइम का ये कंपैरिजन किया है कि सर एम को एन से 60% ज्यादा टाइम लगेगा। एक बात बताइए आप लोग, 60% का फ्रैक्शन कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 60% का फ्रैक्शन 3/5। का एम को एन से ज्यादा टाइम लगा है, यानी एन को अगर समय लगा है 5 यूनिट तो एम को 3 ज्यादा कितना लगा है? 8 यूनिट। तो ये एम और एन दोनों के टाइम का रेशियो आ गया। आगे कहा वे मिलकर उस दीवार को 24 दिन में पूरा करते हैं। तो कई बार लोग जल्दीबाजी में करता क्या है कि एम काम करेगा, काम करने में 8 यूनिट समय लगा, एन को काम करने में 5 यूनिट टाइम लगा, दोनों को मिलाकर 8 5 13। भाई टाइम एंड वर्क में टाइम को कभी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो पहले यहाँ एफिशिएंसी का रेशियो निकालिए। और आपको पता है टाइम का इनवर्स होता है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी का रेशियो 5:8। यानी एम का एफिशिएंसी 5 है, यानी एम एक दिन में 5 काम और एन एक दिन में 8 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 13 यूनिट काम करेगा। एक दिन में 13 काम और पूरा काम कर दिया कै दिन में? 24 दिन में। एक दिन में 13 काम तो 24 दिन में कितना काम? ये टोटल वर्क आ गया। अब का इस पूरे काम को एन अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? एन कितने दिन में करेगा? तो सर एन एक दिन में 8 काम, इस काम को कितने दिन में? एन के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 13 × 3 = 39 दिन। ऑप्शन बी सही है। चलिए, देखिए, का गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 123 पदों का योग, प्रथम 123 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है। का जीपी है तो जीपी में पहले 123 पदों का योग
और उसी जीपी के सीरीज के पहले 121 पदों का जो योग है ये आपस में क्या है, बराबर है। तो एक चीज आपको पता है, जैसे जीपी होता क्या है, मान लीजिए ये जो सीरीज है मेरे प्यारे भाई, देखिए तो ये 2 तिया 6, 6 तिरिक 18, 18 तिया 54, 54 तिया 162, यानी सेम नंबर से गुना हो कर सीरीज आगे बढ़ रहा है, तो ये सीरीज जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अर्थात गुणोत्तर श्रेणी में होगा। ठीक है ना बात। जीपी में कॉमन, इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, 6/2, 18/6, 54/18, तो ये कॉमन रेशियो है। तो जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, जीपी में कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो सीरीज है जीपी का है, कोई भी सीरीज अगर सेम नंबर से गुना हो कर आगे बढ़ रहा है तो वो सीरीज जीपी का होता है। और जीपी में दो बात याद रखिएगा कि जीपी में अनंत पदों का योग, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, एस फॉर सम, सम कहने का शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं एस से, सम कहने का मतलब होता है योग। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता है a/1 - r, जहां ए क्या है, तो ए फर्स्ट टर्म है और आर क्या है, कॉमन रेशियो, आर कॉमन रेशियो है। दूसरा सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म क्या होगा, तो ए इंटू आर के पावर n-1 और बट्टा में r-1, ये n पदों का योग होगा जीपी में। ओके ना। और एक तीसरा याद रखिएगा, जीपी में nth टर्म क्या होगा, nth टर्म, nth टर्म। तो ये कैसे निकालेंगे, समझिए एक चीज यहां पे थोड़ा सा देखिए, जैसे जीपी में पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर होगा, चूंकि सेम नंबर से गुना होकर आर कॉमन रेशियो, आर से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ेगा ए, दूसरा ए आर, फिर इसमें आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर स्क्वायर, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यू, फिर आर से मल्टीप्लाई करेंगे ए आर 4। आप बताना पहला टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म मेरे भाई कितना है ए आर, थर्ड टर्म कितना है ए आर का स्क्वायर, थर्ड टर्म कितना है ए आर का स्क्वायर, फोर्थ टर्म ये, और ये फिफ्थ टर्म है। एक खास चीज आपको दिख रहा है क्या, फर्स्ट टर्म है तो ए आर कुछ नहीं, यानी कि आर के पावर 0 यानी 1, तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर के पावर 2, फोर्थ टर्म ए आर के पावर 3, फिफ्थ टर्म तो ए आर के पावर 4, यानी ए आर तो कॉमन है, ए आर क्या है कॉमन। पांचवा टर्म है तो 5 से 1 कम पावर में 4 है, चौथा टर्म है तो 4 से 1 कम पावर में 3 है, तीसरा टर्म है तो 3 से 1 कम पावर में 2 है। तो ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि भैया कोई जीपी है तो उसका नौमा टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर नौमा टर्म होगा ए आर के पावर 8, जैमा टर्म आप लिखेंगे उससे 1 कम पावर में लिखेंगे। हम बोले 19वां टर्म क्या होगा, तो सर 19वां टर्म तो 19 से 1 कम पावर यानी 18, चौथा टर्म तो 4 से 1 कम पावर में कितना हो जाएगा 3। हम बोले एनमा टर्म क्या होगा, एनमा टर्म तो ए आर पावर में एनमा टर्म लिख रहे हैं तो एन से 1 कम यानी n-1 होगा। तो ये जीपी में 3 चीज आपको ध्यान में रखना है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म a/1 - r, सम ऑफ एन टर्म a इंटू आर के पावर n-1/r1/r-1, और nth टर्म क्या होगा ए आर के पावर n-1। क्लियर है बात इतना। अब देखिए इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पर जरूरत नहीं है। देखिए कहा कि गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 121 पदों का योग, तो सर पहले 123 पदों का योग क्या होगा, तो a इंटू आर के पावर 123, एन यानी कि नंबर 123 है, -1 और बट्टा में r-1। और कहा उसी जीपी के पहले 121 पदों का योग, यानी a इंटू आर के पावर 123, 121 है ना, 121 -1 और बट्टा में r-1, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब मेरे प्यारे भाई लोग r-1 से r-1 कैंसिल, a से a कैंसिल, -1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बताइए -1 कट जाएगा तो यहाँ r के पावर 123 और यहाँ r के पावर 121, इधर 123 गो आ रहा है, इधर 121 गो है, तो 121 इधर का 121 कट जाएगा तो इधर बचेगा 2 और इधर कुछ नहीं यानी कि 1, 0 मत लिख दीजिएगा, पूरा कट गया यानी 1 बचेगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा 1, r बराबर 1, यानी कॉमन रेशियो 1 है। कहा कि जब पहला पद 1235 है तो उसी पहला पद यानी a का वैल्यू दिया है, पहला पद यानी a का वैल्यू है 1235, तो कहा उस जीपी का 99वां पद क्या होगा। तो आप बताइए 99वां पद निकालना है तो 99वां पद क्या होगा, तो a
आर के पावर जयमा पद निकालना है, उससे एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी 99वां पद होगा ए आर के पावर 98। ए पहला पद दिया है कितना, 1235। आर यानी कॉमन रेशियो कितना है 1, और पावर में कितना है 98। तो सर 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो 1 है ना, तो 1 गुना 1235 क्या हो जाएगा, 1235, ऑप्शन सी सही है। चलिए देखिए, कहा 30 मीटर लंबा 22 मीटर चौड़ा एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं, एक उत्तर से दक्षिण की ओर और दूसरा पूरब से पश्चिम की ओर, और वे दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं। यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो कहा मार्ग निर्माण की कुल लागत की गणना कीजिए। देखें, इस तरह जब आयताकार पार्क है और उसके अंदर लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल अगर दो रास्ता एक दूसरे को काट रहा है, तो ऐसे तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू सवाल को बनाएंगे ही, लेकिन इसका एक डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, एक्स इंटू एल प्लस बी, अब माइनस एक्स हो जाएगा। तो डायरेक्ट, अच्छा ये एक्स क्या है, तो ये रास्ते का चौड़ाई है, एक्स रास्ते का चौड़ाई है, तो ये आ जाएगा आपको रास्ते का एरिया। लेकिन ये आता कहां से है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये आयताकार पार्क है, हम बोलेंगे कि फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, एक दो बार इसको ड्रॉ कर लेंगे काम हो जाएगा। ये आयताकार पार्क है और इसका लंबाई L है, चौड़ाई B है। अब दो रास्ता है, एक लंबाई के पैरेलल रास्ता है और रास्ते का चौड़ाई है x मीटर, रास्ते का चौड़ाई है x मीटर, और एक रास्ता जो है ये चौड़ाई के पैरेलल है, रास्ते का चौड़ाई तो x मीटर ही है, ठीक है, ये दो रास्ता है। अब आपसे बोलेगा कि भाई दोनों रास्ते का कुल एरिया क्या है, तो रास्ते का अगर एरिया निकालेंगे, दोनों रास्ते का एरिया, रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना है, तो कै गो रास्ता है, दो रास्ता है, कै गो रास्ता है, दो रास्ता। दोनों रास्ता को थोड़ा समझने के लिए अलग निकालते हैं। जैसे एक लंबाई के पैरेलल है ये वाला रास्ता, तो आप जरा ध्यान से देखकर बताइए, लंबाई के पैरेलल जो रास्ता है, अगर ये वाला L है, ये पूरा L है, ये पूरा L है, तो इसका भी पूरा ये कितना होगा, L होगा, ठीक है। अच्छा, ये चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई कितना है x, तो इसका चौड़ाई x होगा। तो हम बोलेंगे इस रास्ते का लंबाई L है, चौड़ाई x है, तो इस रास्ते का एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई यानी LX हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब जो चौड़ाई के पैरेलल रास्ता है इसको बाहर निकालिए, ये चौड़ाई के पैरेलल जो रास्ता है, आप बताइए, अगर ये B है, ये पूरा B है, तो इसका ये वाला पूरा क्या होगा, B होगा, और ये कितना है, x है, तो ये, तो हम बोले इस दूसरे रास्ते का एरिया क्या होगा, तो दूसरे रास्ते का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि bx हो जाएगा। अब ये दोनों को ऐड कर दिए तो ये रास्ते, दोनों रास्ते का कुल एरिया हो गया। लेकिन एक गलती हो गया इसमें। गलती क्या हुआ है, तो सर इसमें हुआ क्या कि ये जो कॉमन वाला पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन जब लंबाई के रिस्पेक्ट में रास्ते का जो रास्ता है इसका एरिया जब निकाल रहे थे, उसमें भी ये इसका एरिया शामिल हो गया, और चौड़ाई के रिस्पेक्ट में जो रास्ता है इसका जब एरिया निकाल रहे थे तो उसमें भी ये शामिल था। यानी इस पोर्शन का एरिया दो बार निकल गया, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी, तो दो बार निकल गया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। और आपको पता है ये रास्ता ये कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है, x, तो ये भी x। अच्छा ये कितना, ये भी x, तो ये भी x, तो ये जो रास्ता जो बीच में आ गया है इसका x x x, तो इसका एरिया दो बार आ गया, तो एक बार घटाना पड़ेगा। और ये फिगर आपको दिख रहा है, वर्ग है, चारों भुजा का लंबाई समान तो वर्ग, तो वर्ग का एरिया भुजा स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है बात। अब x यहाँ से कॉमन करेंगे तो अंदर बच जाएगा L प्लस बी और माइनस का x, तो ये रास्ते का एरिया आ गया, ठीक है। ये किसका एरिया है, रास्ते का एरिया, जहां x क्या है, तो x रास्ते का चौड़ाई है, x रास्ते का क्या है, चौड़ाई है। तो ये तरीका है और ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, बढ़िया बात है, नहीं तो आप इसको बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है ना बात। चलिए तो देखिए जरा, फिगर ड्रॉ करके भी बना लेंगे, 30 है, चौड़ाई 22 हो जाएगा, एक 2 मीटर रास्ता है लंबा, तो आप कर लेंगे ना, बेसिक कर लीजिएगा। ऐसे हम डायरेक्ट कर देते हैं। रास्ता का एरिया क्या होगा, x यानी रास्ता का चौड़ाई कितना मीटर है, 2 मीटर, इंटू L कितना है 30, अब प्लस B कितना है 22, अब माइनस x यानी रास्ता का एरिया 2। तो आप बताइए 22 में से 2 गया 20 और 30 50, यानी 2 गुना 50 कितना हो जाएगा 100। तो ये रास्ते का एरिया 100 वर्ग मीटर आ गया। अब कहा कि मार्ग बनाने की लागत यानी रास्ता बनाने की लागत 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो, तो मार्ग निर्माण की कुल लागत यानी 1 वर्ग मीटर का खर्च 15 रुपया है,
तो 100 वर्ग मीटर का खर्च कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए देखिए, कहा दो व्यक्ति ए और बी ने क्रमशः 1,30,000 और 88,400 रुपए एक व्यवसाय में निवेश किया है। दो पार्टनर है ए और बी का, ये दोनों जो है इनके पूंजी का रेशियो दिया, ए ने 1,30,000 रुपए निवेश किया है और बी जो है इसने 88,400 रुपए निवेश किया है। ठीक है, तो पूंजी का रेशियो ले लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 से काट दीजिए तो 100 बार में, और 13 से काटिए तो 13 छक 78, 13 8 104, 4 से काटिएगा 25 बार में, 4 से काटिएगा 17 बार में, यानी ए और बी दोनों के पूंजी का रेशियो आ गया। ए और बी दोनों के पूंजी का रेशियो, ए का पूंजी 17 यूनिट और बी का पूंजी है, सॉरी, ए का पूंजी 25 यूनिट और बी का पूंजी 17 यूनिट। आगे कहा कि सर वे सहमत हैं कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए और बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों पार्टनरों ने ये डिसाइड किया कि भाई देख, जितने भी प्रॉफिट हुआ है ना, जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसके 40% को हम लोग आपस में इक्वली डिवाइड कर लेंगे और बाकी जो बच गया है 60% उसको हम लोग पूंजी के रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिर से एक बार सुनिए, कहा टोटल जितने का प्रॉफिट हुआ है उसमें से इन लोगों ने डिसाइड किया कि भैया 40% प्रॉफिट हम लोग आपस में इक्वली डिवाइड करेंगे और बाकी जो 60% बच जाएगा उसको हम लोग अपने पूंजी के रेशियो में डिवाइड करेंगे। आगे कहा यदि ए को बी से 2448 रुपए अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात करना है। क्लियर है बात? समझ गए? सवाल का थीम पकड़ लिए? आप बताना, टोटल जितना लाभ हुआ उसमें 40% को इक्वली डिवाइड किया, तो इस 40% को जब दोनों इक्वल बांटा है तो हिस्से का यहां से तो कोई अंतर नहीं होगा। 40% इक्वली डिवाइड कर लिया तो अंतर यहां से जीरो, दोनों को बराबर मिला है तो इसमें तो कोई अंतर नहीं है। अंतर कहां आया होगा? तो ये 60% में, क्योंकि 60% को दोनों पूंजी के रेशियो में डिवाइड किया है और अगर पूंजी के रेशियो में 60% को डिवाइड किया है तो इसमें जो पार्टनर ज्यादा पूंजी लगाया होगा उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, जो कम पैसा लगाया होगा उसको कम हिस्सा मिला होगा, यानी अंतर इस 60% पर आया होगा। तो बताइए कि 60% रुपए को जो आपस में बांटा है पूंजी के रेशियो में, इसमें कहा कि ए का पूंजी है 25, बी का पूंजी है 17, तो इनके हिस्से का अंतर कितने का आएगा? हिस्से का अंतर आएगा 8 का। हिस्से का अंतर कितने है? 8। 8 टोटल कितना में? टोटल कितना में? तो 42 में। टोटल कितना में? 42 में। ठीक है, क्लियर है? लेकिन एक्चुअल में अंतर दिया है कितना? 24 और 48। अब इसको काटा पीटी मचा दीजिए, 8 तिया 24, 0 8 6 48, 6 से काटेंगे 10 बार में, 6 से 51 बार, तो ये है 10% बराबर कितना? क्रॉस करिएगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 पचे 20। ठीक है, और 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो ये आएगा 2 4 1 2, 2142 रुपया। 10% 2142, टोटल पैसा पूछा यानी 100%, तो 1 0 और 10 का 10 गुना, तो इसका 10 गुना कर देंगे, 21,420। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, का दो पाइप 693 मिनट और 1155 मिनट में टैंक को भरेगा। ए जो है 693 मिनट में भर देगा और बी 1155 मिनट में भर देगा। का टैंक में एक रिसाव पाइप भी है, जब तीनों को खोला जाता है तो टैंक 462 मिनट में पूरा भर जाएगा। तो का रिसाव पाइप को टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा? एक चीज बताइए, इस सवाल में कुछ नया है क्या? नहीं है, बस अंतर ये है, सवाल बहुत आसान है, बस अंतर ये है कि यहाँ जो वैल्यू दिया है, जो टाइम दिया है, ये थोड़ा बड़ा दे दिया, जिस वजह से थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फैक्टर कर लीजिए, ये 693 है तो ये 693 लग रहा कि सर 3 से कट जाएगा, तो 3 से देखिए तो 3 गुना, ये उल्टा लिख देते हैं, 3 से काटिएगा तो 3 गुना 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी 231 गुना 3 है। इसको देखिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9, 2 3 8 24, 3 पचे 15। ऐसे कैसे हो गया?
3 से नहीं, अरे 5 से, 5 से कटेगा ये, यानी कि 231 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सही है, सही है, सॉरी सॉरी, 231 गुना 5 करेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 10 एक 11, 231 है कॉमन फैक्टर, तो यहाँ 231 गुना 2 बार में हो गया, ठीक है। तो आप बताइए एक पाइप है ए, पूरा टंकी को भर देगा कितना, 231 इंटू 3, बी 231 इंटू 5, 80। आप लोग लिखिएगा दोबारा से नहीं, जब कर लिए तो डायरेक्ट वहीं से मेंटली कर लेना है। 231 छोड़िए ना, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो बताइए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 200 जो कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, जो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लेना है, अब बाकी को लिख दीजिए, 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है। तो ए का एफिशिएंसी अगर निकालिएगा तो सर 231 गुना 3 से डिवाइड, 231 गुना 3 कट जाएगा, बचेगा 5 दूना 10। बी का तो 231 से 231, 5 से 5 तो 3 दूना 6, और का तीनों मिलकर अगर एक साथ चलेगा तो टंकी 462 घंटे में मिनट में भर जाएगा, तीनों मिलकर यानी ए बी एंड सी जब तीनों एक साथ चलेगा तो भर जाएगा उतने समय में। तो 231 से 231, 2 से 2 तो 3 बचे 15। तो कहा कि खाली करने वाला नल पूरा टंकी कितने समय में खाली कर देगा, तो देखिए तो ए का एफिशिएंसी है 10, बी का है 6, 10 6 16 और तीनों का है 15, तो सी का कितना होगा माइनस का 1, सी का एफिशिएंसी -1 का, सी पूरा टंकी कितने समय में खाली करेगा, तो सी के एफिशिएंसी से डिवाइड, पूरा देखिए कितना 5 दूना 10 या 30, तो 3 3 तिया 9, 3 दूना 6, और सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 6930, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नहीं है सवाल में। देखिए इसको एक बार, नेक्स्ट सवाल पढ़िए तो जरा, इसको पढ़िए। सॉरी यार सॉरी देखिए, कौवा छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है और उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है, कोई शेष नहीं बचता। अच्छा कोई शेष नहीं बचता, इसका मीनिंग क्या है, कोई शेष नहीं बचता है मतलब नंबर 7 से पूरा पूरा कट जाए। सर 2 3 4 5 6 में से किसी से भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचना चाहिए, लेकिन 7 से वो नंबर पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो संख्या बताइए, तो सर ऑप्शन में संख्या ही दिया होगा, तो डायरेक्ट 7 से चेक कर लीजिए कि कौन सा नंबर है जो पूरा पूरा कट रहा है। तो 7 से 7 या 21, 7 या 21 कट रहा है, 7 या 7 चौक 28, 7 या 21 ये भी, 7 पचे 35, 7 तिरिक 21, 7 छक 42, 7 या 21 चारों कट रहा है, यानी कि 7 से तो ये चारों कट रहा है। अब देखना पड़ेगा कि कौन सा है ऑप्शन जिसको 2 3 4 5 6 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। तो बताइए सबसे आसान कौन है, 3 वाला चेक करिए, पहले 3 से चेक करिएगा, तो 3 से ये देखिए तो 3 2 5 1 6, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 3 से भाग देने पर शेष 1 बचना चाहिए, ये तो पूरा पूरा कट गया, यहाँ एक शेष बचेगा, यहाँ 3 7 1 8, ये यहाँ तो 2 शेष बचेगा ना, यहाँ 2 शेष बचेगा, ये भी खत्म हो गया, और यहाँ 4 4 8 1 9, ये पूरा पूरा कट गया, ये भी नहीं होगा। तो सर अपने पास कितना ऑप्शन है, हाँ 3, यहाँ तो एक एक शेष बचेगा,
यहाँ एक शेष बचेगा, यहाँ 2 शेष बचेगा ना, और वहाँ 4 4 8 है 9, तो पूरा पूरा कट गया। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात? चलिए आगे। चार सत्ते 28, 4 पचे 20, एक बच रहा है, 5 छक 30, एक बचेगा, 2 से 15 एक बचेगा, 6 पचे 30, सही तो है। देखिए का ए ने एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 480 रुपए खर्च किया, फिर उसने इसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया। ठीक है, ए ने खरीदा और 480 रुपए मरम्मत पे खर्च कर दिया। पूछा है सवाल क्या, ए ने कितना भुगतान किया है, यानी कितने में सामान को खरीदा है। तो देखिए कोई किसी भी वस्तु को खरीदने के अलावा उसको लाने, ले जाने या फिर बनवाने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य बनता है। तो मान लेते हैं ए ने खरीदा है ए रुपया में, खरीदा है ए रुपया में, और उसको मरम्मत कराने पर 480 खर्च किया, तो ए के लिए टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, इतना रुपया। और ए इसको 20% लाभ पर बी को दिया है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 लाभ पर बेचा, यानी 6/5 गुना में ए ने बेच दिया। आगे कहा बी ने 30% की हानि पर सी को दिया, 30% का फ्रैक्शन 3/10, 3/10 हानि यानी कि 7/10 में बेचा है। और सी ने इसे 10% के लाभ पर 3696 बेच दिया, 10% का फ्रैक्शन 1/10, लाभ तो 11/10 में गुना में बेच दिया, लेकिन बेचा है कितना में, 3696 में। अब काटा पीटी करिए तो काटिएगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, 11 छक 66, 6 पचे 30, 6 छक 36, 7 अठी 56। अब यहाँ a प्लस 480 बराबर सर 8 पचे 40, 40 पर 2 जीरो लगा दीजिए। अब a बराबर 480 उधर जाके घटेगा, 0 2 6 यानी 5, यानी 3520 रुपया, ऑप्शन ए। चलिए देखिए इसको का p और q दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि p के पावर q बराबर q के पावर p दिया है ना। और एक और स्टेटमेंट है q बराबर क्या है 9p, और पूछा है किसका मान, p का मान पूछा है, तो सारा फंक्शन को p के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। तो यहाँ ये ऑलरेडी बेस p है, ठीक है, और पावर में q है, तो q के जगह क्या लिख सकते हैं, 9p लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ q है तो q के जगह क्या लिख देंगे, 9p, अब पावर में तो p है ना, q के जगह 9p, अब पावर में p। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं सर। अब बताइए ये p के पावर 9p तो है, और यहाँ पे सर अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों को हिस्सा मिलेगा, यानी 9 के पावर p और p के पावर भी क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अगर आप देखेंगे तो एक बात बताइए, अगर इस p को बाएं साइड लेकर आइएगा तो बट्टा में हो जाएगा, यानी p के पावर कितना हो जाएगा, p के पावर 9p है, और ये बट्टा में आ जाएगा तो p के पावर p, और इधर 9 के पावर क्या होगा p। अब यहाँ बेस सेम बीच में डिवाइड है, पावर घटेगा तो p 9p में से p घटेगा कितना, 8p, और बराबर इधर क्या है 9p। ठीक है ना। अब देखिए तो p बराबर क्या होगा, कई बार आप लोगों को बताए हैं पावर का जब साइड ट्रांसफर करिएगा तो पावर इनवर्स हो जाएगा, पावर का साइड ट्रांसफर करेंगे पावर इनवर्स हो जाएगा। p का मान निकालना है तो p बराबर 9 के पावर p, और जब ये पावर दाएं साइड आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, यानी 1/8p होगा, और पावर पावर गुना p से p कट गया, तो p बराबर क्या होगा, जैसे लिखते हैं x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 यानी कि √x लिखते हैं, x के पावर 1/3 है, x के पावर 1/3 है यानी क्यूब रूट x लिखते हैं, यानी बट्टा में जो भाग है वही सर्ट्स वाला वैल्यू यानी नुकीला वाला भाग में आता है। वैसे ही अगर x के पावर 1/5 लिखा है तो ये 5th रूट x हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 9 के पावर 1/8 है, 1/8 है यानी कि 8 रूट क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो p का वैल्यू 8√9। यानी ये सवाल अच्छा था, अच्छा नहीं कर सकते इसको, बहुत अच्छा कर सकते। ठीक है ना बात। ये सवाल बहुत पहले हम सेट में कराए हैं, बहुत पहले करने का मतलब अगर आप पुराना सेट देखेंगे
2019-20 के आसपास का, तो वहाँ पे इस तरीके का मतलब सेम सवाल हम करा चुके हैं। ओके ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यार। अच्छा सवाल था ये, अच्छा क्या, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यूनिट डिजिट निकालना, ये तो आसान है। 4 के पावर अगर इवन नंबर है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। 4 के पावर इवन नंबर इकाई अंक 6, 4 इवन ऑड पे काम करता है। जैसे 4 के पावर 1 कितना 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का इकाई अंक 6, 4 का क्यूब 64, 64 का इकाई अंक 4, 4 के पावर 4 256, 256 का इकाई अंक कितना 6। ऑड नंबर है तो इकाई अंक 4, इवन नंबर है तो इकाई अंक 6, ऑड है तो 4 और इवन है तो 6। तो 4 इवन ऑड पे काम करता है। 4 के पावर अगर इवन नंबर है तो इकाई अंक 6, ऑड नंबर है तो 1। देखिए कहा एक फैक्ट्री में 40% टेक्नीशियन और 60% नॉन टेक्नीशियन है। देखिए टेक्नीशियन है क्या परसेंट, 40%, यानी 40 ठो टेक्नीशियन है। परसेंट में टोटल 100 होता है, टोटल कर्मचारी 100 है, उसमें से टेक्नीशियन है 40% यानी 40 ठो, और नॉन टेक है कितना, नॉन टेक है 60% यानी कि 60। आगे कहा यदि 60% टेक्नीशियन और 40% नॉन टेक्नीशियन अस्थाई कर्मचारी है, 60% टेक्नीशियन और 40% नॉन टेक्नीशियन अस्थाई परमानेंट कर्मचारी है, तो कहा अस्थाई कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है। आसान सा सवाल है। तो देखें यार जितने भी टेक्नीशियन हैं, जितने भी टेक्नीशियन है उसमें अस्थाई कितने कर्मचारी हैं, 60% कर्मचारी परमानेंट हैं, यानी 40 का 60%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 24 ठो लोग जो है परमानेंट है। ठीक है। अच्छा नॉन टेक में 40% लोग जो हैं अस्थाई है, तो जितने नॉन टेक हैं उनमें से 40% लोग अस्थाई हैं, तो 60 का 40%, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 24 लोग यहाँ भी अस्थाई हैं। तो कहा कुल कितने प्रतिशत कर्मचारी अस्थाई हैं, तो सर 24 ठो टेक्नीशियन अस्थाई है और 24 ठो नॉन टेक्नीशियन अस्थाई है, तो टोटल कितने कर्मचारी अस्थाई है, तो 48 कर्मचारी। कितना में से, 100 में से ना 48 को, यानी कि 48% कर्मचारी अस्थाई है। क्लियर है बात। चलिए देखिए कहा यह भी अच्छा सवाल है, विक्रय मूल्य को तिगुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक तो तरीका है कि इस सवाल को आप ऑप्शन के थ्रू चल जाए, ये भी सही चीज है, और एक कुछ एज्यूम करके सवाल को बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत तरीका क्या है इसको करने का, जनरल अप्रोच से आप करिए। बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन सच में ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, वो सब चीज आप एग्जाम में यहाँ पे समझ में थोड़ा आ जाएगा, लगेगा अच्छा है, लेकिन एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाइएगा, आपको दिमाग से निकल जाएगा। तो जनरल जो अप्रोच है उससे सवाल को करिए, लॉन्ग टाइम तक ये चीज आपके दिमाग में रहेगा। देखिए कहा कि विक्रय मूल्य को तिगुना कर देंगे तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। लाभ कब होता है, जब सामान को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो लाभ होता है। तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी अपना क्रय मूल्य मान लेते हैं सीपी है, विक्रय मूल्य एसपी है, तो अपना लाभ क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ होगा। अब हमने बोला सर कि विक्रय मूल्य को तिगुना कर दीजिए, विक्रय मूल्य को तिगुना कर दीजिए, तो पहले विक्रय मूल्य था एसपी, 3 गुना कर देंगे तो 3 एसपी हो गया। क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी क्रय मूल्य कांस्टेंट है, आज भी क्रय मूल्य सीपी है, तो आज लाभ कितना, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे लाभ। सुनिए फिर से, विक्रय मूल्य है एसपी, क्रय मूल्य है सीपी, तो लाभ कितना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब लाभ विक्रय मूल्य को 3 गुना कर दिए, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया 3 एसपी, क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी क्रय मूल्य को एज इट इज रखे, तो अब लाभ होगा इतना। और कहा ये जो लाभ है ये पहले से 4 गुना है, ये 4 गुना है, ये 4 गुना है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, काम खत्म। तो यहाँ देखिए तो 4 एसपी और यहाँ 3 एसपी, 3 एसपी इधर आके 4 एसपी में से घटेगा, केवल बचेगा एसपी, और माइनस 4 सीपी उधर जाके प्लस 4 सीपी हो जाएगा, तो माइनस सीपी प्लस 4 सीपी प्लस का 3 सीपी, दो टर्म आपस में बराबर, इनका रेशियो लिखेंगे कोफिशिएंट इंटरचेंज, यानी कि 3:1 हो गया। अब क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो पता कर गए तो सवाल कुछ भी पूछे बन जाएगा। सरकार लाभ प्रतिशत बताइए, कहा क्या कि लाभ तो 1 में खरीदें 3 में बेचे तो लाभ कितने का, 2 का, 2 का लाभ कितना पर, 1 पर, परसेंट तो 100 से गुना, तो 100 गुना 2 कितना, 200%। ठीक है, तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है। चलिए आगे देखिए, का इस व्यंजक को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर बचेगा 994। सुनिए ना, x माइनस 2 से भाग देना है, इसको अगर x माइनस 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 994। तो सर जिससे भाग देना है ना उसके बराबर 0 ले लीजिए, जिससे भाग देना है इसके बराबर 0 ले लीजिए, तो x माइनस 2 बराबर 0 ले लिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2।
अब x का वैल्यू इस व्यंजक में आप पुट करिएगा तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। x का वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। थोड़ा मेंटली कैलकुलेशन करिए तो ये 2 गुना 2 के पावर m, अब प्लस यहाँ x यानी 2 का क्यू 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 माइनस 26 बराबर रिमाइंडर आ गया ये, और रिमाइंडर दिया है कितना 994। तो आप बताना यहाँ बेस सेम बीच में गुना पावर जुटेगा, पावर कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो पावर जुटेगा यानी 1 प्लस m हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, प्लस 8 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 26 माइनस का 30 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 4 9 3 12 9 और 1 10। और आप सबको पता है कि सर 1024 जो है ये 2 के पावर 10 होता है, 1024 2 के पावर 10। अब दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी सेम, 1 प्लस m बराबर 10 है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, m बराबर 9, ऑप्शन बी। ओके चलिए देखिए, का एक व्यक्ति फीज खरीदने के लिए बैंक से 40,000 रुपए का ऋण लेता है, 40,000 रुपए कर्ज ले लिया। का 3 वर्षों के बाद भुगतान का वादा करता है, बैंक वार्षिक 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज लेता है। कहा कि सर 3 साल के बाद पैसा हम चुका देंगे, तो बैंक ने उसको 10% वार्षिक ब्याज के दर से पैसे उधार दे दिए। कहा जिसकी गणना वार्षिक रूप से यानी एनुअल होता है, लेकिन अचानक से बैंक यह घोषणा करता है कि सर ऋण अवधि के अंतिम वर्ष में ब्याज का दर जो है 12% वार्षिक होगा। यानी कि बैंक ने कमिटमेंट किया था कि 3 साल के लिए आप कर्ज ले रहे हैं तो आपसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज लेंगे 10% हर साल, 10% वार्षिक यानी हर साल आपको 10% ब्याज देना होगा। लेकिन बैंक अपने वादे से मुकर गया और उसने घोषणा ये कर दिया कि ऋण की अवधि के आखिरी वर्ष में ब्याज दर जो है ये आपका 12% लगेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो बोला था कि सर हर साल 10% आपको ब्याज देना होगा, 3 साल के लिए उधार ले रहे हैं तो हर साल 10% ब्याज देना होगा, लेकिन बाद में वो अपने वादे से मुकर गया और बोला कि सर देखिए शुरू के 2 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 10% दे दीजिए, लेकिन ऋण के अवधि के अंतिम वर्ष में ब्याज का दर हो जाएगा कितना परसेंट, 12%। समझ पाए कहानी? पहले उसने बोला कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का दर लगेगा, यानी हर साल आपको 10-10% ब्याज देना होगा, लेकिन बाद में उसने बोला कि भैया अब अवधि के आखिरी वर्ष जो है, ऋण अवधि के आखिरी वर्ष में आपको 12% ब्याज लगेगा, यानी पहला साल 10 दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा साल भी 10 दे दीजिए, लेकिन तीसरा साल आपको 12% देना पड़ेगा। क्लियर है कहानी, समझ गया आप? अब आगे कहा कि इस घोषणा के कारण नई ब्याज दर की वजह से उस व्यक्ति को कितना एक्स्ट्रा पैसा का भुगतान करना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले जो है 10% के दर से 3 साल का ब्याज, 3 साल वाला सबको याद है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% के दर से होता है 33.1%, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेकंड वाला में कहा क्या कि सर पहला साल 10, दूसरा साल 10, तीसरा साल 12, पहला साल 10% दे दीजिए, दूसरा साल 10 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर तीसरा 12% देंगे। तो बताइए ये जो नया कंडीशन है इसमें पहले 2 साल तक 10-10% ब्याज लगा, तो 10-10% के दर से 2 साल का ब्याज कितना, ए बी फॉर्मूला से निकालेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10/100 करिएगा तो 21%। अब पहले 2 साल में 21% ब्याज देना होगा, तीसरा साल 12%, तो लाभ से जोड़ मत दीजिएगा, सीआई में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो पहले 2 साल का ब्याज 21, फिर अगला साल 12% देना होगा, तो इन दोनों को मिलाकर कितना, तो जब भी 2 टर्म का ब्याज निकालना हो तो ए बी फॉर्मूला, तो इससे तो 21 आ गया, फिर यहाँ 21 प्लस, यहाँ से निकाल लेते हैं 21 प्लस 12, अब प्लस 21 गुना 12/100, तो 12 एकम 12, 12 दूना 24 और 1 25, तो ये है कितना 21 12 33, अब प्लस बट्टा वाला 2 जीरो हटाएंगे, डेसिमल 2 अंकों से पहले 2.52, यानी ये कितना जोड़ कर लिखिएगा तो ये आ गया 35.52%, इतना का ब्याज लगा। तो बताइए अगर हर साल 10-10% ब्याज लगता तो 3 साल में 33.1% ब्याज देना होता, लेकिन आखिरी में 12% लिया, जिसके कारण उसको बेचारा को 35.52% ब्याज देना पड़ा। कितना एक्स्ट्रा ब्याज लग गया, कितना एक्स्ट्रा ब्याज लग गया मेरे प्यारे भाई? तो आप बोलेंगे सर 2.42% एक्स्ट्रा ब्याज लगा, कितना रुपया पर, 40,000 रुपया पर। तो बताइए परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से डेसिमल कैंसिल, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9, 968 रुपया, ऑप्शन है। ओके, अच्छा सवाल था ये भी, देखिए
कहा कि सीता के अंक गलती से 53 के स्थान पर 71, 53 के स्थान पर 71 लिख दिया गया। इससे यदि गणना करने पर कक्षा के कुल औसत अंक आधा बढ़ गया तो क्लास में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखिए ना, एक बच्चा क्लास में छात्रों का संख्या पूछा, कहा एक गर्ल्स है सीता जिसका अंक एक्चुअल में 53 था पर दे दिया 71, तो 53 की जगह 71 दे दिया, यानी कितना अंक ज्यादा दे दिया? तो 18 नंबर ज्यादा दे दिया। तो 18 ज्यादा दे दिया, इस वजह से पूरे क्लास का औसत अंक बढ़ी ना जाएगा, योग बढ़ गया। देना था 53, दे दिए 71, यानी कि ज्यादा दे दिए, यानी योग में वृद्धि हो गया। और योग में अगर वृद्धि हुआ तो यह जानना पड़ेगा कि सर एवरेज में कितना वृद्धि होगा, और आप सबको पता है कि योग को एवरेज में लाएंगे तो टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि पूरे क्लास में बच्चों का संख्या है n, अगर योग में 18 का वृद्धि तो औसत में कितने का वृद्धि? नंबर से डिवाइड कर दिए, तो एवरेज में इतने का वृद्धि हुआ। पर सवाल में कहा है कि एवरेज आधा बढ़ गया, आधा कहने का मतलब 1/2 बढ़ गया, हो गया। क्रॉस करिएगा तो n बराबर 18 दूना 36। कहा कि देना था 53 नंबर, दे दिया 71 नंबर, कितना नंबर ज्यादा दे दिया? 18 नंबर ज्यादा दे दिया। तो अंक 18 ज्यादा दे दिए, यानी योग में 18 का वृद्धि, तो एवरेज में कितना का वृद्धि? योग को एवरेज में लाएंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कीजिए, तो एवरेज में इतने का चेंज हुआ, लेकिन एक्चुअल में एवरेज चेंज हो गया है कितना? 1/2, तो बराबर n का वैल्यू आ गया। देखिए, का 6 क्विंटल, ये तो आसान सवाल है, ये कर ही लेंगे। देखिए, का एक आयत का एरिया इतना है, का उसकी लंबाई 2x + 1 है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो पहले इसका फैक्टर बना लीजिए। तो फैक्टर अगर बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, इसका फैक्टर बनाइएगा, तो आप बताइए 2 एकम कितना है? 2, 2 एकम 2। तो अगर फैक्टर बनाएंगे तो ऐसा 2 नंबर पिक करिए, 2 एकम 2 है ये, तो ऐसा 2 नंबर पिक करिए जिसको गुना करने पर 2 हो और जोड़ने पर +3 हो, गुना करने पर 2, जोड़ने पर +3। ऐसा 2 नंबर कौन है? तो 2 और 1, यानी एक फैक्टर हो गया x + 2 और एक फैक्टर हो गया x + 1। और आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। अब का इसकी लंबाई 2x + 1 है, तो लंबाई दिया है 2x + 1, चौड़ाई निकालना है तो मान लेते हैं b। तो ये भी लंबाई गुना चौड़ाई एरिया है, ये भी लंबाई गुना चौड़ाई एरिया है, दोनों एरिया है, अतः आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ एक मिस्टेक हो गया यार। मिस्टेक क्या हो गया? तो एक फैक्टर कितना है? 2, तो एक हो जाएगा x/2, ठीक है, x + 2। और एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है इससे डिवाइड करना नहीं भूलिएगा, एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट से डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट से डिवाइड करिएगा तो ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो एक फैक्टर हो गया x + 1 और एक फैक्टर हो गया x + 1/2। सॉरी यार सॉरी। अब इसको अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x + 1, 2x + 1, और बट्टा वाला चूंकि 0 है तो बट्टा वाला 2 उधर जाके खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 1, और ये कट जाएगा तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा? x + 1, चौड़ाई हो गया x + 1, ठीक है। सॉरी सॉरी, देखिए ये चीज जितना, जैसे 2 फैक्टर आया ना तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। अब बट्टा वाला 2 को इग्नोर कर दीजिएगा, क्यों? अभी समझ में आ जाएगा, अगर बेसिक करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको लिखेंगे आप 2x² + 3x को लिखेंगे 2x + 1, अब प्लस का कितना है? 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 2x कॉमन करेंगे तो अंदर x प्लस क्या बच जाएगा? 1, और यहाँ से ये x न है, हो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो अंदर x + 1 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है? x + 1, तो अगेन x + 1 कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? 2x + 1, और ये इक्वेशन रहता है तो बट्टा वाला 2 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप कर लेंगे। देखिए यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है, एंगल का योग 90 है तो मान 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली नीचे साइन स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन, एंगल का योग 90 तो मान 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा, माइनस। अब जरा इसको अरेंज करिए, ये माइनस है तो माइनस अगर कॉमन कर लेंगे तो अंदर में ये प्लस हो जाएगा, कितना? साइन स्क्वायर 16, अच्छा माइनस इंटू माइनस ये प्लस न हो जाएगा। अब आप बताइए किसी एक को चेंज करिए, इसी को चेंज करिए,
तो कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में। हाँ 90 में से 16 घटाइएगा 74 आ जाएगा, तो साइन 74 गुना साइन 74, साइन स्क्वायर 74। अब यार साइन 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 स्क्वायर के बीच प्लस है, एंगल का योग 90 है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा 1। तो ये आ गया 1/2 माइनस 1, तो -1/2, ऑप्शन सी। ओके देखिए का 50% अम्ल वाले 18 उसके बिलियन में अम्ल की मात्रा को बदलकर 30% अम्ल वाला लोशन बनाने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। देखें अम्ल और पानी का मिश्रण है, अगर पानी मिलाना है तो अम्ल सेम रहेगा, अम्ल सेम रहेगा, तो अम्ल को लेकर बनाइए। 18 लीटर का एक मिक्सचर है, इसमें अम्ल है क्या परसेंट, 50%। का कितना पानी मिला दे, हमने मान लिया x लीटर पानी मिला दिया, तो नया मिक्सचर हो गया 18 + x, और इस नया वाला मिक्सचर में अम्ल कितना है 30%। तो अम्ल का क्वांटिटी है ये आपस में बराबर हो जाएगा। परसेंट जीरो से परसेंट जीरो कैंसिल, 3 से काटिएगा 6 बार में, 6 × 30, 18 इधर आके 30 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 12, बी का वैल्यू 12। ओके देखिए कहा किसी भी क्लास में 90 विद्यार्थी हैं, उनमें से 70% विद्यार्थी जो है गांव ए से और बाकी गांव बी का ए से 70% है और बाकी गांव बी से है। संख्या दिया है, पिछले 3 सेट से लगातार ये सवाल दे रहे हैं। आज जल्दी से थोड़ा सा बना के निकल जाते हैं, बहुत अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं आप लोग को। ए में 70% तो बी में 30%, 70 और 30 रेशियो हो जाएगा 7 और 3। आगे कहा कि परीक्षा में गांव बी के ये रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, चूंकि संख्या मालूम है रियल में भी रेशियो में भी, तो रियल का कोई यूज नहीं है, रेशियो से काम चला लेंगे। कहा कि सर परीक्षा में गांव बी के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक गांव ए के विद्यार्थियों की औसत से 20% अधिक है, एक से बी का जो एवरेज है 20% अधिक है, तो 5 है अगर ए का तो बी का 6 है। कहा यदि सभी विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक 53 है, तो गांव बी के विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक क्या है, सभी का औसत प्राप्तांक 53। एक बात बताइए कला मतलब गांव ए के 7 लोगों का औसत अगर 5 है तो टोटल कितना है, 7 × 5 = 35। गांव बी के 3 लोगों का औसत 6 है, तो टोटल कितना, 3 × 6 = 18। तो ये गांव ए के 7 लोगों का टोटल है, गांव बी के 3 लोगों का टोटल है, दोनों को मिला दीजिए तो ये 10 लोग का टोटल हो गया, तो औसत कितना 10 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 35 और 18 53/10। लेकिन एक्चुअल में एवरेज है कितना 53, तो सर 53 से एक बार 53 से 53 कट गया, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ गया 10, 1 यूनिट 10 है। तो कहा बी के विद्यार्थियों का औसत कितना, बी के विद्यार्थियों का औसत है 6, 1 यूनिट बराबर 10, तो 6 = 10 × 6 = 7, ऑप्शन बी। ओके चलिए का एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का अनुपात 4:1 है। अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो दिया, और आप सबको पता है कि अंतःकोण इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है, तो 4 और 1 5 यूनिट बराबर 180 डिग्री, तो 1 यूनिट बराबर 36, तो 1 यूनिट का वैल्यू 36 आ गया, यानी एक बाह्य कोण है 36 डिग्री, एक बाह्य कोण 36 डिग्री भुजा की संख्या, तो सभी बाह्य कोणों के योग में अगर एक बाह्य कोण से भाग दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ साइड, यानी कि नंबर ऑफ साइड कितना 10। क्लियर है चलिए का 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। एक बात बताइए, आपको बोले कि 5 और 9 के बीच में कितनी संख्या है, 5 और 9 के बीच में, यानी 5 को हटा दीजिए 9 को हटा दीजिए, बीच में क्या गो नंबर है, 3 गो नंबर है। क्लियर है बात, तो ये निकालेंगे कैसे, एक बात बताइए, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर 144, तो का इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो पहले ये देख लीजिए कि 121 से लेकर 144 तक टोटल कितना संख्या है, 121 से लेकर 144 तक टोटल कितना संख्या है। तो टोटल अगर निकालना है तो बड़का में से छोटका को घटाइए और एक ऐड कर दीजिए, तो टोटल नंबर आ जाएगा। तो 144 में से 21 गया मेरे प्यारे भाई 23 प्लस 1, यानी टोटल नंबर कितना है 24, यानी कि सर 121 से लेकर 144 तक टोटल 24 संख्या है, उसमें से 121 और 144 को हटा दीजिए तो कै गो संख्या बीच में हो जाएगा 22 गो, ऑप्शन सी। ओके चलिए देखिए का अरुण और भारती के आयु का योग 24 है, अरुण जी हैं और भारती जी हैं, इनके उम्रों का योग कितना वर्ष है 24 वर्ष। का जिसमें अरुण बड़ा है, ठीक है अरुण बड़ा है,
यदि अरुण और भारती के आयु दोगुनी कर दी जाए तो अंतर 8 वर्ष होगा। एक बात बताइए, अरुण का एज दोगुना कर दें और भारती का एज भी दोगुना कर दें तो इनके उम्रों का जो अंतर है 8 वर्ष होगा। तो भाई जब दोगुना कर देंगे 8 हो जाएगा। अब 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अरुण और भारती के उम्रों का एक्चुअल अंतर कितना, 4 वर्ष ना है। दोगुना करने पर 8 है तो एक्चुअल में 4 वर्ष होगा। तो यानी a माइनस भी कितना है, 4। अब पूछा है कि बताइए अरुण का आयु, अरुण का निकालना है, दो संख्या का योग और अंतर मालूम, बड़ा वाला निकालना है, जोड़कर 2 से भागा, 24 4 28 को 2 से भागा कर देंगे तो 14 7। इससे तो आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए का एक्स बाई जेड और पी क्यू आर समरूप है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। का एक्स बाई और पी क्यू साइड का रेशियो दिया है, जैसे ये है एक्स बाई जेड और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर का सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एक्स बाई और पी क्यू का रेशियो दिया है 6 1 का पी क्यू आर का एरिया 6 है तो एक्स बाई जेड का एरिया कितना आसान है बताइए। तो साइड का रेशियो 6 1 है तो एरिया का रेशियो साइड के रेशियो का वर्ग हो जाएगा यानी कि 36 और 1 हो जाएगा। पी क्यू आर का एरिया दिया है 6, अच्छा पी क्यू का एरिया अनुपात में कितना, 1 का वैल्यू दिया है 6 तो का एक्स बाई जेड का एरिया यानी 36 का वैल्यू, तो 1 यूनिट 6 तो 36 यूनिट का वैल्यू 36 छक 216, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए देखिए का पी और क्यू के आय का रेशियो 1 2 है, पी और क्यू के इनकम का रेशियो कितना है 1:2 है। क्यू और आर के आय का रेशियो 3 2 है, क्यू और आर के इनकम का रेशियो 3 2 है। इसको बैलेंस कर लीजिए, तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं और इसमें 2 से, तो 3 एकम 3 3 दूना 6 और 2 दूना 4, तीनों के इनकम का रेशियो आ गया। आगे का पी की आय का 1/3 भाग पी के आय के आधे से 4400 कम है, पी के आय का 1/3 भाग, देखिए ना पी के इनकम का 1/3, तो पी का इनकम है 3 यूनिट, 3 यूनिट का 1/3, 3 यूनिट का 1/3 कितना होगा 1 यूनिट, और पी के इनकम का आधा, पी का इनकम है 3 यूनिट तो 3 का आधा, 3 का आधा कितना होगा 1.5, और इनका अंतर दिया है 4400, कितना है अंतर 44, अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, अंतर दिया है 4400। आप बताइए अनुपात में अंतर कितना है 0.5 का, यानी 0.5 का वैल्यू है 4400, तो का क्यू का इनकम यानी 6 का वैल्यू क्या होगा 6 से गुना कर देना है। अब क्या है इसमें, तो 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 8 40, 1 0 एक 0 और डेसिमल हटाएंगे तो 0 0 6 8 48, हाथ मेरा 4 6 8 48 और 4 52, 52,800, ऑप्शन बी। देखिए का एक कार मरम्मत के बाद 108 किलोमीटर पर आवर के गति से चलती है, कार जो है मरम्मत करा लिया, मरम्मत कराने के बाद 108 किलोमीटर पर आवर के गति से चलती है, और मरम्मत कराने से पहले 72 किलोमीटर पर आवर के गति से चलती थी। तो देखिए मरम्मत कराने के बाद और मरम्मत कराने से पहले, मरम्मत कराने के बाद जो कार था उसका स्पीड था कितना 108, और मरम्मत कराने से पहले स्पीड कितना था 72, 36 तिया 36 दूना, ये स्पीड आ गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, नहीं हमको पता ही नहीं हटेगा, कोई बात नहीं। अच्छा आगे कहा कि यह मरम्मत के बाद 3 घंटे में, मरम्मत कराने के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर दूरी तय कराती है, तो कहा मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एक बात बताइए, मरम्मत कराने के बाद x किलोमीटर दूरी तय करती है 3 घंटे में, तो मरम्मत कराने से पहले 5x किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मरम्मत कराने के बाद x किलोमीटर दूरी, मरम्मत कराने से पहले का पूछ रहा है कि 5x दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो x से x कट जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा 1:2, 1:5, रेशियो क्या हो जाएगा 1:5। तो आप बताइए स्पीड मालूम, डिस्टेंस मालूम, टाइम पूछा है तो टाइम का रेशियो साइड में लिख देते हैं यार, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। टाइम का रेशियो कुछ दिन का और बात है, 2-3 दिन का मतलब 2-3 दिन नहीं, सोमवार से सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम का रेशियो, टाइम क्या होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी 1/3, और यहाँ समय 5/2, तो 2:3 × 5 = 15 हो गया। अब आगे कहा कि मरम्मत कराने के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर दूरी, तो मरम्मत कराने के बाद दूरी तय करने में समय लगता है 2 यूनिट, और 2 का वैल्यू दिया है
3, 2 का वैल्यू दिया है 3 घंटा। तो कहा मरम्मत कराने से पहले जो है 5x दूरी कितने समय में तय करेगा, तो 5x यानी 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 15 यूनिट समय लगता है, तो 2 यूनिट बराबर 3, तो 15 यूनिट बराबर कितना, 3/2 गुना 15, तो 15 तिया 45/2, 45/2 यानी 22 घंटा 30 मिनट। ओके चलिए आगे देखिए, का एक नौ धारा के साथ ए से बी तथा धारा के विपरीत बी से ए तक 3.5 घंटे में आ जा सकती है, यानी कि धारा के दिशा में जाती है और धारा के विपरीत आ जाती है, और इस जाने आने के क्रम में उसको टोटल टाइम लगा है 3.5 घंटा। का यदि नौ की गति स्थिर जल में 12.5 किलोमीटर पर आवर और धारा की गति 2.5 किलोमीटर पर आवर है, तो ए से बी तक का दूरी कितना है, ये पूछा है। ठीक है बात, तो ए से बी तक का दूरी मान लेते हैं d किलोमीटर है। आज जाता है धारा के दिशा में, तो समय लगेगा कितना, दूरी बट्टा चाल, धारा के दिशा में चाल जुड़ जाएगा, तो 12.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 15। और जब धारा के विपरीत आएगा तो चाल घट जाएगा, 12.5 में से 2 गया 10, और इन दोनों को जाने आने में मिलाकर टोटल तय करने में समय लगा 3.5, यानी 3 दूना 6 और 1 7/2 घंटा। एलसीएम हो जाएगा 30, 15 दूना 2d, 10 दिया 3d, 2d 3d 5d बराबर 7/2, 5 छक 30, 2 तिया 6, तो d बराबर 7 तिया 21 किलोमीटर। देखिए, का यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 बढ़ा दी जाए तो एरिया में क्या परिवर्तन होगा, रेडियस 10 बढ़ा दिया तो एरिया में परिवर्तन पूछा है। ए बी फॉर्मूला 10 + 10 + 10 गुना 10/100 यानी कि 21%। कहा कि चीनी का कीमत पर केजी 25% घट गया, जिसके कारण 1200 रुपए में 10 केजी अधिक चीनी खरीदा है। तो कहा कि चीनी का पर केजी मूल कीमत ज्ञात करें, यानी कि शुरू में कीमत कितना था ये पूछा है। चीनी का प्राइस 25% घट गया, 25% घट गया, तो आप बताइए 1200 रुपए लेकर आप मार्केट गए हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं, जनरल से भी, जनरल वाला ज़्यादा आसान है, जनरल से ही कर लेते हैं। आप 1200 रुपए लेकर मार्केट गए, चीनी का रेट 25% कम हो गया, तो ये आप देखेंगे ना कि भाई 1200 रुपया लेकर आए हैं, चीनी का रेट 25% कम हो गया, तो मेरा कितना पैसा बच गया, तो 1200 का 25%, परसेंट से 2 जीरो, 25 दूना 50, 25 30 रुपया, 300 रुपया बच गया। अब का इस 300 रुपए में आपको 10 केजी चीनी अधिक मिल गया, 300 रुपए में 10 केजी अधिक मिल गया, यानी कि 300 का कीमत है, मतलब 10 केजी का कीमत है 300 रुपया, तो बताइए 1 केजी का रेट आज के समय में कितना है, 30 रुपया पर केजी। ठीक है, तो ये चीनी का नया प्राइस है 30 रुपया पर केजी, लेकिन सवाल में कहा कि चीनी का प्रति केजी मूल कीमत यानी ओरिजिनल शुरू वाला कीमत क्या है, तो शुरू में कीमत मान लेते हैं 100 रुपया था, और कहा कि ओरिजिनल कीमत में 25% वृद्धि हो गया, यानी कि कीमत नया हो गया 125 गुना 125/100, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया नया कीमत 30, तो 25 पचे 25 से 25 चौक 100, 5 छक 30, तो x बराबर 6 चौक 24 रुपया पर केजी। कम हो गया है हो, तो ये हो गया है 25% घट गया कि नहीं, 75% हो गया, लेकिन एक्चुअल में हो गया कितना 30, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 से काटिए 10 बार में, तो x बराबर 10 चौक 40 ऑप्शन। ठीक है, तो चलें आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, थैंक यू, धन्यवाद।